मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। प्लेटो एक ऐसे विचारक हैं जो समूचे पश्चिमी जगत के ही नहीं बल्कि विश्व के, यूनान के राजनीतिक दार्शनिक माने जाते हैं। ईसा पूर्व 4वीं और 5वीं शताब्दी में केवल प्राचीन यूनान के लिए क्लासिकी युग नहीं था, बल्कि मानव इतिहास के लिए भी ये गौरवशाली युग था, जिसमें सिकंदर जैसे शासक हुए, पेरिक्लीस जैसे प्रजातांत्रिक नेता हुए, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिक हुए। राजनीति की दृष्टि से उस समय को हम यूनान में राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर देखते हैं। प्लेटो के संबंध में ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है कि उसका राजनीतिक चिंतन मानव कल्याण का अजर अमर संदेश लिए हुए है। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार एक आदर्श व्यक्ति में सत, रज और तम तीनों गुणों का मेल होता है या होना चाहिए, उसी तरह राज्य में भी इनके मध्य सामंजस्य होना चाहिए, तभी एक राज्य एक आदर्श राज्य की स्थिति में होता है। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो थी राजनीतिक अधिकार और आर्थिक शक्ति में पृथक्करण होना चाहिए। आज की जो व्यवस्था है उसमें हम लोग देखते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, और उसका कारण यही है कि राजनीतिक और आर्थिक शक्ति को जोड़ दिया गया है। प्लेटो कहते थे, या उनका विश्वास था, ये हम माने कि शासन सत्ता केवल उन लोगों के हाथ में होनी चाहिए जो आर्थिक स्वार्थों से निर्लिप्त और इहलौकिक आकर्षणों से परे हो। इस तरह से प्लेटो बहुत सी समस्याओं का हल अपने समय में हमें देते हैं। उनके जीवन के बारे में हम जानकारी लें तो प्लेटो का जन्म एथेंस के एक समृद्ध परिवार में 427 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम अरिस्तोन और माता का नाम पेरिकतियोन था। उनका वास्तविक नाम यानी प्लेटो का वास्तविक नाम अरिस्तोक्लीज था, लेकिन उनके कंधे बहुत चौड़े थे, भरे हुए थे। इस कारण जो उनके व्यायाम के शिक्षक थे, ये शारीरिक शिक्षक थे, उन्होंने उसे प्लाटोन कहना शुरू कर दिया। और प्लेटो शब्द का जो अर्थ है वो है चौड़ा और चपटा, और प्लेटो का शुद्ध यूनानी उच्चारण है प्लातोन। अरबी में इसी का विकृत रूप अफलातून हुआ, और धीरे धीरे प्लातोन के स्थान पर प्लेटो शब्द का प्रयोग हम करने लगे। युवावस्था में प्लेटो एक क्रांतिकारी विचारक से ओतप्रोत थे, और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे उनके विचारों में भी परिवर्तन आता चला गया। वे एक कुशल राजनीतिज्ञ नहीं बने, लेकिन एक महान दार्शनिक बन गए। उस समय यूनान एक महान नगर राज्य था, और एथेंस और स्पार्टा एक साथ उनमें युद्ध होता रहता था। प्रजातंत्र शुरू हुआ, ऊपर पहुंचा और खात्मे की तरफ गया। इस तरह से बहुत कुछ उन्होंने देखा। प्रजातंत्र की बुराइयों को भी उन्होंने देखा, और सुकरात की मृत्यु को भी उन्होंने देखा, क्रूर हिंसक दमनकारी क्रियाकलापों को भी देखा। तो इन सब चीज़ों से प्लेटो का जो विचार था, दर्शन था, वो अलग तरीके से सामने आता है। जब वो 18-20 वर्ष की आयु के थे तो सुकरात के संपर्क में आए। सुकरात हालांकि एक साधारण शिल्पकार के पुत्र थे, लेकिन उसके बावजूद भी ज्ञान की दृष्टि से वो बहुत ऊपर थे, और इसी कारण सुकरात के विचारों से प्रेरित होकर प्लेटो ने राजनीति की नैतिक व्याख्या की, सद्गुण को ज्ञान माना और शासन कला को उच्चतम कला की संज्ञा दी, और इसके साथ साथ विवेक पर बल दिया। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जब उनके गुरु को जहर देके मारा गया तो इसका बहुत गहरा प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा, और इस कारण उनका जो विचार था, दर्शन था, वो एकदम से परिवर्तित हो गया। उन्होंने कहा कि जब तक शासक दार्शनिक, ज्ञानी और विवेकी नहीं होगा तब तक राज्य का कल्याण संभव नहीं है। और एक पत्र में उन्होंने लिखा कि मैं दर्शन शास्त्र के प्रशंसा में यह कहने को बाध्य हुआ हूँ कि केवल इसी से व्यक्ति सार्वजनिक और वैयक्तिक न्याय का स्वरूप समझ सकता है। मैंने यह कहा कि राष्ट्र तब तक उपद्रव रहित नहीं रहेंगे जब तक या तो सच्चे और वास्तविक दार्शनिकों की श्रेणी राजनीतिक पदों पर आरूढ़
नहीं होगी। तो इस तरह से प्राणदंड जब उनको मिला तब उनका ये मानना था कि विवेकवान और ज्ञानी राजा जब तक नहीं होगा तब तक किसी भी राज्य का एक तरह से कल्याण नहीं हो सकता। इसी दौरान जब सुकरात को प्राणदंड दिया गया, वो 12 साल तक अलग अलग देशों में घूमते रहे, अलग अलग मत मतांतरों का अध्ययन करते रहे और उस दौरान वो गणितज्ञ पाइथागोरस के संपर्क में भी आए और उनसे भी वो काफ़ी प्रभावित हुए। 386 ईसा पूर्व में प्लेटो ने अपना शिक्षणालय एकेडमी जिसको कहा जाता है उसको खोला और उसमें गणित और ज्यामिति के अध्ययन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। ऐसा कहा जाता है कि जब उन्होंने इसको खोला था तो उसके द्वार पर उन्होंने लिखा दिया था कि गणित के ज्ञान के बिना कोई भी इसमें प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है। लगभग 900 साल तक ये एकेडमी जो प्लेटो ने स्थापित की थी ये चलती रही। 367 ईसा पूर्व में प्लेटो को दास रूप में बिकवाने वाले दियोनीसियस द्वितीय राजगद्दी पर बैठा और दियोन की प्रेरणा से दार्शनिक शासक बनने की शिक्षा लेने को तैयार हो गया। एक बात थोड़ा और हम कर लेते हैं कि जब एकेडमी की स्थापना की गई तो ये माना जाता है कि ये पश्चिमी दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था। अब आते हैं फिर से हम कि दार्शनिक शासक की शिक्षा लेने के लिए डायोनीसियस द्वितीय तैयार हुआ। प्लेटो ने जो कि इस समय तक 60 वर्ष की आयु के हो चुके थे, उन्होंने एक तरह से उसको शिक्षा देना स्वीकार किया और काफ़ी हद तक दार्शनिक शासक बनाने की कोशिश की। उसे ज्योमेट्री पढ़ाना शुरू किया, रेत पे आकृतियाँ बनाना सिखाया, तो बहुत कुछ उसको सिखाया, लेकिन ये हो नहीं पाया। और काफ़ी हद तक हम ये देखते हैं कि जो चाटुकार थे दरबार के, उन्होंने दियोन के दार्शनिक शासक बनने के स्थान पर स्वयं को बनाना चाहा और इस तरह से काफ़ी हद तक ये स्थितियां बन गई कि वहाँ से भी प्लेटो को जाना पड़ा। और इसके बाद में प्लेटो ने 65 वर्ष की आयु में सिराक्यूज़ की तीसरी यात्रा करने की कोई इच्छा नहीं रखी। हालांकि सिराक्यूज़ के शासक ने फिर से उन्हें बुलाया, लेकिन इसके बावजूद भी वो वहाँ नहीं गए। और जो स्थितियाँ वहाँ उन्होंने देखी, उसके बाद उन्होंने यथार्थ की ज़मीन पर चलने का फैसला किया। युवावस्था में आदर्श शासक रूपी हाथी की पीठ पर बैठकर आदर्श राज्य के काल्पनिक लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले प्लेटो ने वृद्धावस्था में कानून की लाठी का सहारा लिया, ये कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अंतिम जो जीवन का पक्ष था उसमें उन्होंने अपनी प्रसिद्ध किताब लॉज को लिखा, जिसमें उन्होंने कानून की सुनहरी डोरी को महत्वपूर्ण माना। और इस तरह से प्लेटो का जो जीवन है वो हम देखते हैं। अब आते हैं प्लेटो की प्रमुख जो रचनाएं हैं। उन्होंने लगभग 12 रचनाएं लिखी जो बहुत महत्वपूर्ण है। कुल संख्या जो है किताबों की वो है 36 या 38, लेकिन प्रमुख उनमें से 12 हैं और 28 प्रामाणिक हैं। इनमें से सभी प्रामाणिक ग्रंथों का बेनेट द्वारा यूनानी संस्करण प्रकाशित हुआ। प्रमुख जो किताबें हैं उसमें अपोलॉजी, क्रीटो, यूथिफ्रो, जॉर्जियस, मीनो, प्रोटागोरस, सिंपोजियम, फैडो, रिपब्लिक, सोफिस्ट, स्टेट्समैन और लॉस। हम लोग जो किताब पढ़ते हैं राजनीति विज्ञान में, उसमें महत्वपूर्ण रूप से रिपब्लिक, सोफिस्ट, स्टेट्समैन और लॉस, इन किताबों को हम ज़्यादा महत्व देते हैं। रचना काल की दृष्टि से 4 वर्गों में इनको बांटा गया। पहली में वो किताबें आती हैं जो सुकरात से संबंधित है और जिसमें अपोलॉजी, क्रीटो, यूथिफ्रो आती हैं। द्वितीय वर्ग में वो आती हैं जो सुकरात के सिद्धांतों से अधिक प्लेटो के अपने सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें प्रोटागोरस आती है, सिंपोजियम आती है, रिपब्लिक आती है जो न्याय की विवेचना करती है, दार्शनिक प्रतिभा को दिखाती है ये प्लेटो की। तीसरे वर्ग में संवाद यानी डायलॉग्स आते हैं जिनका संबंध द्वंद्वात्मक पद्धति या डायलेक्टिक्स से है। इसमें सोफिस्ट और स्टेट्समैन आते हैं। चतुर्थ वर्ग में वो रचनाएं आती हैं जो आंशिक रूप से संवाद शैली में है और इसमें लॉज सबसे ज़्यादा प्रमुख है। इसके प्रकाशन के 1 वर्ष बाद उनकी
मृत्यु हो गई। अब आते हैं प्लेटो की चिंतन पद्धति क्या है। उसने बहुत सारी चिंतन पद्धतियों का प्रयोग किया। प्रमुख पद्धतियों में सबसे पहली पद्धति है द्वंद्वात्मक पद्धति। द्वंद्वात्मक पद्धति जो है वो प्रश्नोत्तर रूप में, संवाद या वार्तालाप के रूप में है, और इसमें प्रश्नोत्तर और तर्क वितर्क के आधार पर सत्य का अन्वेषण किया जाता है। ये शैली सुकरात से ली उन्होंने, और एक तरह से सच्चे शिक्षक की तरह से एक व्यक्ति सत्य के अन्वेषण करने के लिए आगे बढ़ता है। 3 उद्देश्य हैं क्योंकि इस द्वंद्वात्मक पद्धति के। पहला है सत्य के अन्वेषण के लिए इसका प्रयोग किया गया, दूसरा है सत्य की अभिव्यक्ति के लिए, और तीसरा है सत्य की परिभाषा के लिए। तो द्वंद्वात्मक पद्धति आपसी बातचीत के माध्यम से सत्य की खोज, उसकी अभिव्यक्ति और प्रचार और उसको परिभाषित करने के लिए काम में ली गई। इसकी आलोचना भी बहुत की गई क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए गए। दूसरी पद्धति आती है निगमनात्मक पद्धति, क्योंकि सारी जो शैली है उनकी वो दार्शनिक है। इसमें कुछ सिद्धांतों को प्रथम अथवा आधारभूत माना जाता है। वे सामान्य सिद्धांत हैं जिनसे कुछ विशिष्ट निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इस तरह ये जो पद्धति है, जो निगमनात्मक पद्धति कहलाती है, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाली पद्धति है। प्लेटो ने सुकरात और अच्छे शासन के लिए कुछ सिद्धांतों को आधार रूप में स्वीकार किया और उसके आधार पर आदर्श राज्य का चित्रण किया। इसके बाद में आती है विश्लेषणात्मक पद्धति, जो सामान्य तौर पर हम लोग देखते हैं। विभिन्न जो सामान्य समस्याएं हैं उनका तात्कालिक स्थितियों में किस तरह से विश्लेषण किया जाए, उसके क्या कारण हैं, उसके क्या निवारण हो सकते हैं, उसके आधार पर विश्लेषण करके उन्होंने अपने सिद्धांतों में उसको लिया। अगला आता है सौदेश्यता पद्धति। उनका मानना था कि हर कार्य और क्रिया के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य अवश्य है, और उस उद्देश्य को देखना, समझना और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगली आती है सादृश्यता पद्धति। उन्होंने प्रकृति और पशु जगत से सादृश्यता को लिया और अपने सिद्धांतों और विचारों को स्पष्ट किया। तो इस तरह से जो उनकी पद्धतियां हैं वो महत्वपूर्ण हैं और उसी के आधार पर उन्होंने कार्य किया। प्लेटो के चिंतन पर सुकरात का बहुत गहरा प्रभाव था। जो प्रमुख प्रभाव हमें दिखाई देते हैं उसमें सबसे पहला है सद्गुण ही ज्ञान है। यानी जो भी कुछ वस्तुनिष्ठ ज्ञान है उसको ढूंढा जा सकता है, देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, उसकी अनुभूति नहीं करनी, उसको वास्तविक और अंतिम सत्य के रूप में ढूंढना है। दूसरा जो प्रभाव है वो है शासन एक कला है। तो जैसे अन्य कलाओं को सीखा जाता है वैसे ही शासन को भी सीखना होगा। एक डॉक्टर की तरह से जैसे एक डॉक्टर मरीज को ठीक करता है, वैसे ही शासन भी राज्य की कमियों को दूर करता है। इस आधार पर उन्होंने, जैसे जनता बीमार उन्होंने मानी और उसका इलाज करना राजनीतिज्ञों का काम है, आदर्श राजा का काम है। इसके लिए कड़वी दवाइयाँ भी दी जा सकती हैं, इस बात को उन्होंने कहा था। तो सद्गुण ही ज्ञान है, अच्छाई का अर्थ विवेक है, शासन एक कला है, लोकतंत्र अज्ञानियों का शासन है, क्योंकि लोकतंत्र में सुकरात को मारा गया था जहर दे करके। सभी राजनीतिज्ञ शासन करने योग्य नहीं होते, बल्कि उनको शिक्षित होना चाहिए शासन करने के लिए, ज्ञानी और गुणी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें सुकरात से ली उन्होंने और उसी के आधार पर उन्होंने अपने सभी सिद्धांतों को प्रस्तुत किया और रिपब्लिक और अन्य महान रचनाओं में उन्होंने दिया है। अब आते हैं जो उनकी सबसे प्रमुख पुस्तक हम लोग पढ़ते हैं वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक प्लेटो की महानतम सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। 40 वर्ष की आयु में लगभग इन्होंने इसे लिखा था और शैली और विषय विविधता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। रिपब्लिक प्लेटो के सभी ग्रंथों से बड़ी है लेकिन लॉज से छोटी है। रिपब्लिक नाम जो है यह हमें लगता है कि गणतंत्र के संदर्भ में है, जैसा आज हम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इतना छोटा अर्थ, इसका संकुचित अर्थ नहीं है। यूनानी भाषा में इसे पोलिथिया नाम दिया गया, जिसका अर्थ है राज्य की शासन व्यवस्था या संविधान। रिपब्लिक में प्लेटो ने आदर्श राज्य की व्यवस्था का उल्लेख किया है और इसका अर्थ है
गणराज्यों की व्यवस्था। एम.बी. फॉस्टर कहते हैं, रिपब्लिक के अंतर्गत प्लेटो ने राजनीतिक संगठन के सामान्य स्वरूप की जांच की और ये प्रश्न उठाया कि राज्य की रचना किस चीज से होती है, और यही राजदर्शन की केंद्रीय समस्या है। इस पुस्तक में उन्होंने गणराज्य और न्याय का दोहरा शीर्षक दिया, और सिबाइन कहते हैं कि ये जो पुस्तक है शोध प्रबंध नहीं है और न ही राजनीति, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान में से किसी का एक भाग है, बल्कि ये सब कुछ है। इसका उद्देश्य क्या है रचना का? पहला उद्देश्य है इसका कि रिपब्लिक के अंतर्गत राजनीतिक संगठन में निश्चित व्यवहारिक उद्देश्यों की पूर्ति करना। सोफिस्ट जो विचारक थे उनसे पूर्व वो निरंकुश व्यक्तिवाद और आत्मतृप्ति के सिद्धांत को स्थापित करते थे। प्लेटो ने उसके स्थान पर राज्य के दैविक स्वरूप को स्थापित किया और ये बताया कि राज्य और व्यक्ति के जो हित हैं उनमें किसी प्रकार का संघर्ष नहीं है, और इसी के आधार पर न्यायी और बुद्धिमान शासक जन कल्याण के लिए अपने आप को बलिदान करते हैं। बारकर कहते हैं, प्लेटो के राजदर्शन का उद्देश्य एक ऐसे सुदृढ़ और निष्पक्ष शासन की स्थापना करना था जिसमें न तो अमीर गरीब का फर्क हो और न ही गरीब अमीर पर शासन करे, दोनों के ऊपर हो, और कम से कम जिसमें दोनों संयुक्त रूप से भागीदार हो, उसका शासन होना चाहिए। दूसरा जो उद्देश्य था वो था तात्कालिक समय में प्रजातंत्र में लॉटरी प्रथा के माध्यम से शासक को नियुक्त किया जाता था। प्लेटो उसे खत्म करना चाहते थे। प्लेटो मानते थे कि अयोग्य, स्वार्थी, अकुशल शासकों के स्थान पर योग्य, शिक्षित और प्रशिक्षित व्यक्ति को शासक बनाया जाना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने दो साधन दिए, एक था विशेषीकरण और दूसरा था एकीकरण। विशेषीकरण में उन्होंने शिक्षा को लिया, जिसमें उन्होंने अलग अलग जो योग्यता है व्यक्ति की उसको उन्होंने जागृत करने का कार्य किया शिक्षा के माध्यम से। दूसरा था एकीकरण, जिसके माध्यम से न्याय स्थापना की उन्होंने, यानी जैसे शरीर के तीनों जो तत्व हैं, क्षुधा, साहस और विवेक, उनके मध्य एक सामंजस्य स्थापित होता है, और वैसे ही राज्य के तीनों के मध्य, तीनों इच्छाओं के मध्य सामंजस्य हो। तीसरा उद्देश्य था कुशासन का अंत करना। तात्कालिक यूनानी राज्यों में शासक द्वारा जो शक्ति थी उसका स्वार्थ पूर्ति के लिए उपयोग किया जाता था, और शासक और शासितों में लगातार संघर्ष चलता था, जिसे वर्ग संघर्ष कहा जाता था। प्लेटो इस संघर्ष को खत्म करना चाहते थे। तात्कालिक समय की जो शिक्षा थी वो बहुत महंगी थी, इसलिए उनका ये मानना था कि इस कुशासन को खत्म करने के लिए शिक्षा को राज्य का विषय बनाया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए और इसके माध्यम से दुर्गुण को कम किया जाए। तो इस तरह से रिपब्लिक का जो मूल उद्देश्य है वो समाज में व्याप्त अव्यवस्था, कुशासन, स्वार्थपरता और संघर्ष को खत्म करके एक स्वस्थ और आदर्श राज्य की स्थापना करना था, जिसके माध्यम से एक दार्शनिक शासक राज्य में सामंजस्यपूर्ण एकीकृत राज्य को स्थापित करेगा। आज के लिए इतना ही।